हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 6 है, नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर क्रमशः और संचय एकदम मक्खन की तरीके से समझा दूंगा। पहले हम इसका बेसिक समझेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कूद के प्रश्नावली के प्रश्नों में भाग जाते हैं, चीज़ों को समझते नहीं, प्रश्नों को रटने लगते हैं। भाई, प्रश्नों को रटने से काम नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, समझाऊंगा, और उसके बाद प्रश्नावली के हर एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो सबसे पहले जब हम आते हैं चैप्टर में, आपको दो वर्ड्स यहाँ दिखेंगे। एक तो लिखा होगा मेरे प्यारे भाइयों, एक लिखा है क्रमचय और एक लिखा है संचय। ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है। दो वर्ड्स यहाँ पर हैं। जो प्रश्नावली 6.1 है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है आपका परमुटेशन पर। ठीक है, परमुटेशन पर। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा ध्यान से। ठीक है। आपके पास ये एक लाइब्रेरी है, ये एक पुस्तकालय है। मान लेते हैं ये पुस्तकालय कि बहुत सारी किताबें रखी होती है इसके अंदर। ये आप हो, ये भैया आप हो। ठीक है। आप क्या गए, आप गए इस पुस्तकालय के अंदर। ठीक है। आपके पास क्या है, एक बस्ता है, एक बैग है, एक बैग है। पुस्तकालय में जब जहाँ पर गए ना, जिस अलमारी के अंदर गए, वहाँ पर लाइन से बहुत सारी किताबें रखी पड़ी हैं। वहाँ से बहुत से लाइन से क्या है, किताबें रखी पड़ी हैं। यहाँ पर ना बहुत सारी किताबें रखी पड़ी हैं। मान लेते हैं कि इस अलमारी में कितनी किताबें, टोटल 30 किताबें हैं। समझिएगा ध्यान से। आप गए पुस्तकालय में, एक अलमारी के अंदर आपको किताब भरनी है अपने बैग के अंदर। तो इस अलमारी में है 30 किताब, और आपके पास जो बैग है इसके अंदर आ सकती है 10 किताब। कितनी आ सकती है, 10 किताब आ सकती है। तो आप जब रूम के अंदर जाओगे तो पहले क्या करोगे, पहले आप ढूंढोगे कि भाई मुझे कौन कौन सी किताब लेनी है, कौन सी किताब लेनी है। पहले आप क्या करोगे, चयन करोगे। एक तरीका होता है चयन। ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, चयन करने के बाद उसके बाद आप इस अपने बैग में भरोगे, फिर संचय करोगे। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये दो दो वर्ड है, क्रमचय और संचय। प्रश्नों को पढ़कर आपको समझना है कि कहाँ पे क्रमचय लग रहा है और कहाँ पे लग रहा है संचय। उसी आधार पर उसका सूत्र लगाते हैं। कई बार देखा है बच्चे प्रश्नों को रट लेते हैं और बस रटा रटा है वहां पे जाके कर देते हैं। अगर जो प्रश्न आप रट के गए उससे हट के कुछ और आ गया तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप जो प्रश्न पढ़ रहे हो वही एग्जाम में है, इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको बाहर से मिल सकते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। आसान सी भाषा में मैंने परिभाषा में लिखा है। देखो, वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया, चयन कि भैया कौन कौन सी लेना है, उसे हम संचय कहते हैं, कॉम्बिनेशन कहते हैं। और वस्तुओं का एक क्रम निर्धारण करना कि भैया जो किताबें मैंने ली है उसको क्रम से रखना है कि पहली यहाँ रखेगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी, मुझे क्रम निर्धारित करना है। उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, क्रमचय। नाम से स्पष्ट है, क्रमचय। पहले मुझे कौन कौन सी किताबें लेनी है, ठीक है, उस वस्तुओं के चयन की प्रक्रिया को, चयन किया हमने, 30 में से मैंने 20 किताबें ली तो वो हुआ चयन, तो वहाँ लगेगा कॉम्बिनेशन। और उस पर जो जो किताबें मैंने 20 ली या 10 ली उसको मुझे क्रम देना है, तो वो वहाँ पे क्या लगेगा, क्रमचय। उसे क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं। वस्तुओं का एक क्रम निर्धारण करने की प्रक्रिया को क्रमचय, परमुटेशन कहते हैं। कॉपी में प्लीज लिख लीजिएगा, ये दो वर्ड्स हैं। परमुटेशन के लिए पी वाला सूत्र लगेगा और जो संचय वाले के लिए सी वाला सूत्र लगता है। पी वाला और सी वाला सूत्र अलग अलग है। प्रश्नावली 6.1 में, 6.2 में आप पी वाले सूत्र पढ़ोगे, पी फॉर परमुटेशन, और 6.3, 6.4 में पढ़ोगे सी वाला। तो बच्चों को क्या करते हैं, प्रश्नावली में यही सूत्र बार बार लग रहा है तो बच्चे वही दिमाग में रखते हैं। जब बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा तो वो कहीं से भी आ सकता है। अर्धवार्षिक, वार्षिक में जब पेपर आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के समझना है कि भाई ये संचय लग रहा है या क्रमचय लग रहा है, उस आधार पर हमें सूत्रों का प्रयोग करना होता है। ठीक है। तो एक जो डाउट रहता है कि भैया क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है, वो आप यहाँ से समझ गए हैं। अब इसको हल करने के दो नियम भी हैं, गणना के आधारभूत सिद्धांत कहते हैं। दो सिद्धांतों की मदद से हम प्रश्नों को हल करते हैं। एक तो होता है गुणन नियम, जिसका हम प्रयोग करेंगे अभी भी, और एक योग होता है योग सिद्धांत। गुणन सिद्धांत, योग सिद्धांत, दो सिद्धांत है हमारे पास। तो ये दोनों सिद्धांत हर प्रश्न में लगेंगे, जरूरी नहीं है। कि प्रश्नों के पर डिपेंड करता है कि हमें गुणन सिद्धांत लगाना है या योग का सिद्धांत लगाना है।
गुणन सिद्धांत क्या होता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गुणन सिद्धांत के बारे में। ठीक है, आपका डेली लाइफ है, मैं आप पे ही एक बात कर देता हूँ। जैसे सपोज करो एक कार्य करने को m तरीके से और दूसरे कार्य को करने के n तरीकों से किया जाता है। ठीक है, आपको एक देखो, एक कार्य है जिसको हम एक m तरीके से कर सकते हैं, दूसरे को n तरीके से करते हैं। कार्य एक है, देखो एक कार्य है, एक तरीका है इसको m तरीके से करने का और एक तरीका है इसको n तरीके से करने का। तो जो कुल तरीका क्या होगा, उन दोनों के पे क्या करनी है, गुणा कर देनी है, m क्रॉस n। तो जो कुल तरीका होगा, इनका जो कुल तरीका होगा वो होगा m क्रॉस n। ये होता है गुणन सिद्धांत। समझ में नहीं आया? अब आएगा। अब मैं देता हूँ डेली लाइफ का एक उदाहरण। ठीक है, मैं जैसे खड़ा हूँ यहाँ पर, तो मैं सिर्फ शर्ट पहन के बाहर नहीं जा सकता, या फिर मैं सिर्फ पैंट पहन के बाहर नहीं जा सकता। मुझे अगर कपड़े पहनने हैं तो मुझे शर्ट भी पहननी है, पैंट भी पहनना है, तभी तो मेरा पूरा आउटफिट तैयार होगा, तभी मैं एक इंसान पूरा लगूंगा ना। तो देखिए, अगर आपके पास 3 शर्ट्स है S1 S2 S3 और 2 पैंट्स हैं T1 T2, तो आप जो शर्ट और पैंट पहन के बाहर जाओगे, एक ही काम है, एक ही इंसान है, तो वो कितने तरीकों से तुम उस शर्ट और पैंट को पहन सकते हो। देखो, शर्ट तुम्हारे पास 3 है, M की जगह पे क्या आ गया, 3 आ गया, और पैंट तुम्हारे पास कितना है, 2 है, N की जगह पे 2 आ गया। तो कुल तरीके कितने हो गए, तुम कॉम्बिनेशन करके कैसे कैसे शर्ट पहन सकते हो, 3 गुणा 2 यानी कि 6 तरीके होंगे। कितने तरीके होंगे, 6 तरीके से तुम कॉम्बिनेशन के साथ पहन सकते हो। कि पहली शर्ट पहनी, उसके साथ पहला पैंट हो गया, या तो पहली शर्ट पहनी दूसरा पैंट हो गया, या दूसरी शर्ट पहनी पहला पैंट हो गया, दूसरी शर्ट के साथ दूसरा पैंट हो गया। ठीक है, या फिर तीसरी शर्ट तीसरा, ये ऐसे 6 तरीके हो जाएंगे, तीसरा शर्ट पहला पैंट, तीसरा शर्ट या फिर दूसरा पैंट, ऐसे कुल मिला के 6 तरीके से तुम पहन सकते हो। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ अगर ऐसे चीज़ें आएंगी तो हमें क्या लगाना है, गुणन सिद्धांत लगाना है। ठीक, अब हम बात करेंगे भैया योग का सिद्धांत कब लगेगा, योग सिद्धांत कब लगता है। तो उसके लिए बात करते हैं। देखिए, अगर एक कार्य n तरीकों से, एक ही कार्य नहीं, 2 अलग अलग कार्य, एक कार्य n तरीकों से, दूसरा कार्य m तरीकों से किया जाता है, 2 अलग अलग कार्य हैं यहाँ पर, एक ही चीज़ नहीं है। वहाँ पर एक ही चीज़ था, यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ें, एक कार्य n तरीकों से हो रहा है, दूसरा कार्य m तरीकों से हो रहा है। तो दोनों कार्यों को हम n + m तरीकों से कर सकते हैं, जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 अलग अलग चीज़ों की बात होती है, एक m से हो रहा है, एक n से हो रहा है, तो दोनों किससे होंगे, n + m तरीकों से होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो, एक स्कूल में 3 विद्यार्थी हैं और B स्कूल में 2 विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर लगता है योग का सिद्धांत। तो गुणन सिद्धांत क्या होता है, समझ गए। ठीक है, उसके बाद योग सिद्धांत कैसे काम करता है वो भी समझ गए। उदाहरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई भी डाउट हो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। क्वेश्चन में भागने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चुटकी में सिखा दूंगा, और जो आप मैं पढ़ाऊंगा वहीं से ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रमचय। ठीक है, क्रमचय यानी कि परमुटेशन। यदि n वस्तुओं में से r को एक साथ विभिन्न क्रमों में रखा जाए तो उसे क्रमचय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रमचय। देखो, हमारे पास n वस्तुएं, सपोज करो कितनी वस्तुएं, n, मान लेते हैं हमारे पास 3 वस्तुएं हैं। ठीक है, ये 3 वस्तुएं, मैं नाम देता हूँ पहला, दूसरा, तीसरा, 3 किताब ही समझ लो। ठीक है, यदि n वस्तुओं में से r वस्तुओं को 3 किताब है, मुझे इनमें से 2 किताब लेनी है, मुझे 2 ही किताब लेनी है, तो 3 किताबों में से 2 किताब मैं कैसे ले सकता हूँ, या तो पहले को ले लूँ, दूसरे को ले लूँ, या दूसरे को ले लूँ, पहले को ले लूँ, ये क्रम दे रहा हूँ मैं। ठीक है, उसकी, या फिर मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, 3 किताबों में से मुझे 2 ही किताब लेनी है, ये वाला और ये वाला लेना है। ठीक है, तो 3 किताबों में से मुझे 2 किताब लेनी है, पहला और दूसरा, तो इसको मैं कैसे दे सकता हूँ क्रम, पहले का पहले लिख दिया, दूसरे को दूसरे लिख दिया, या फिर दूसरे को पहले ले लिया, पहले को बाद में ले लिया, है कि नहीं। तो क्या कह रहा है, n वस्तुओं में से r को एक साथ विभिन्न क्रमों में रखा जाए तो उसे हम क्रमचय कहते हैं। जैसे मेरे पास 3 किताब है, ठीक है, और मुझे 2 किताबें लेनी है उनमें से,
तो n की जगह हो जाएगा 3, r की जगह हो जाएगा 2। तो इसका सूत्र होता है बाबू, क्या होता है, NPR। ठीक है, NPR, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचय। तो इसका सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल n माइनस r। फैक्टोरियल, ये इसे बोलते हैं फैक्टोरियल, ये जो चिन्ह है फैक्टोरियल का चिन्ह है। आप ऐसे लिखो फैक्टोरियल को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, n माइनस r। आपको ये चिन्ह नोटेशन अच्छा लग रहा है या ये नोटेशन अच्छा लग रहा है, वो आपकी चॉइस है। ये दोनों के दोनों क्या है बाबू, फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल के नोटेशन है, समझ गए। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे पूरी प्रश्नावली में। अभी प्रश्न बहुत आसान है, मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ। उसके बाद संचय का जो सूत्र होता है ये प्रयोग में नहीं आएगा, अभी ये 6.3 से प्रयोग में आएगा। क्या है, n वस्तुओं में से r वस्तुओं को चुना जाए और उनके क्रम का विचार ना किया जाए, और उसे संचय कहते हैं। क्रम से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसका सूत्र क्या होता है, NCR फैक्टोरियल n बट्टे में फैक्टोरियल r गुणे के अंदर n माइनस r का फैक्टोरियल, ये सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में। जैसे अगर n फैक्टोरियल है हमारे पास, n फैक्टोरियल है, तो n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, n माइनस 1। यहाँ तक भी खोल सकता हूँ मैं इसको, आगे और भी खोल सकता हूँ, n माइनस 1, n माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ, या इसके आगे भी ले सकता हूँ, n माइनस 1, n माइनस 2, ठीक है, n माइनस 3, n माइनस 4, ऐसे ये चलता जाता है। कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा। n फैक्टोरियल है, कहाँ तक जाएगा, n तक जा सकता है लास्ट। अब जैसे मुझे सपोज करो ये फैक्टोरियल खोलना है, 4 का फैक्टोरियल मुझे खोलना है, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 3, एक कम कर देते हैं, और एक कम करेंगे 2, और एक कम करेंगे 1, 1 तक जाएगा लास्ट। कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद देखिए, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है 5 का फैक्टोरियल, तो 5 के फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। एक नोट लिख लीजिए कॉपी में, इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। कई बच्चे सोचेंगे फैक्टोरियल 0 है तो 0 होगा, नहीं, 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इसे ध्यान से रखिएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, इसकी भी हमें ज़रूरत आगे पड़ सकती है। कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, मुझे नहीं लगता किसी को होगी, ठीक है। यहाँ तक अगर आप समझ गए प्यारे बच्चों, आपके लिए जो प्रश्न है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम हलवा प्रश्न है। इतना बेसिक 10-12 मिनट का जो मेरा ये बेसिक पार्ट है, वो आपके चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि भाई ये चैप्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस कॉन्सेप्ट के साथ चल रहा है, ये तो जानना ज़रूरी है ना। सिर्फ प्रश्नों को रटने से काम नहीं चलेगा प्यारे बच्चों। अगर गणित को सीखना है, कक्षा 12-11 में मज़े से पढ़ना है गणित को, तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है चीज़ों का। अगर ये सीख गया तो प्रश्न आसान लगेंगे आपको। जैसे कि ये पहले प्रश्न में आ जाते हैं, और इस प्रश्नावली में 6 प्रश्न है, 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहला वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में ज़्यादा आता है। हो सकेगा मैं एक एक क्वेश्चन को 2-2 तरीकों से भी कराऊँ, कौन सा तरीका आपको बेस्ट लगे वो आप एग्जाम में कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अंक 1, 2, 3 और 5 में से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। देखो हल में आ जाओ, हल में आ जाते हैं। देखो दोस्त, हमसे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है, और उनमें से 3 अंकीय संख्या हमें बनानी है। दी गई संख्या है, यहाँ लिखोगे, दी गई संख्या, हमारे पास संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, कुल 5 संख्या हमें, ठीक है। और हमें कितने अंक की संख्या बनानी है,
3 अंक की संख्याएं बनानी है कि नहीं? तो ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का अंक हो गया, और ये सैकड़े का अंक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। पहले के केस के लिए हम हल कर रहे हैं। कौन सा केस? पहले वाले केस के लिए। अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, मतलब ये जो 5 अंक है इनमें से तुम कोई सा भी डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे 5 अंक है, अगर तुमने यहाँ 5 लिख दिया एक बार, तो यहाँ पे तुम दोबारा भी 5 लिख सकते हो, यहाँ पे भी दोबारा तुम 5 लिख सकते हो। अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। अगर तुमने यहाँ पर एक बार 4 लिख दिया तो दोबारा भी 4 लिख सकते हो, ये बोल रहा है। ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति का अलाउड है, ये बोल रहा है। ठीक, तो देखिए, अगर मुझे इकाई का अंक भरना है, ध्यान से देखिएगा, इकाई के अंक लिखने की विधि या भरने की विधि, जो लिखना चाहो, वो क्या होगी? जब नंबर यहाँ लिखोगे तो एक ही तो नंबर डालोगे इकाई के अंक पे। जैसे 5 मेरे पास अभी संख्या है, 5 संख्या टोटल, उनमें से मुझे कितना चुनना है? क्वेश्चन क्या आ रहा है? चुनना है। ठीक है, आपको क्या आ रहा है? परमुटेशन वाला आ रहा है, क्रमचय आ रहा है, क्रम। ठीक है, 1 2 3 4 5 में से कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो? ठीक है, तो मेरे पास 5 है, मुझे एक अंक चुनना है। तो जब भी चुनना हो तो वहां पर क्या डिसाइड होगा? क्रमचय। ठीक है, अब देखिए, परमुटेशन लगेगा तो देखो मेरे पास कितने अंक है टोटल? 5 अंक है, और मुझे एक अंक यहाँ पे डालना है, एक ही अंक तो डालना है। तो n की जगह पे 5 है और r की जगह पे कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा 5p1। 5 में से मुझे एक चुनना है यहाँ पर। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई? अब आ जाओ दूसरे वाले में, दहाई का अंक। दहाई के अंक को चुनने की विधि या लिखने की विधि? चुनने की विधि लिखना है, बढ़िया रहेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, यानी कि 5 अंक में से अगर तुमने एक अंक यहाँ ले लिया है तो ये नहीं कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही अंक बचे। नहीं, अभी भी तुम्हारे पास 5 ही अंक है। तुमने अगर जो अंक यहाँ पर भरा है उसको दोबारा तुम यहाँ लिख सकते हो। तो दहाई के अंक भरने की विधि क्या होगी? मेरे पास अभी भी चॉइस कितनी है? 5 ही है, और 5 में से मुझे कितना अंक लिखना है? यहाँ पर एक ही अंक लिखना है, एक ही अंक चाहिए मेरे को, तो 5p1। ठीक है, इसी प्रक्रिया से, इसी तरीके से सैकड़े सैकड़े के स्थान को भरने की विधि, लिखने की विधि, जो लिखना चाहो वो क्या हो जाएगी? वो भी सेम वही रहेगी। अभी भी मेरे पास 5 चॉइस है और मुझे यहाँ पर एक ही अंक चाहिए, तो 5p1। ठीक है, अब एक शॉर्टकट समझाता हूँ। शॉर्टकट क्या है, नोट कर लो, आपको क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा। अगर ऊपर n हो, p हो और नीचे 1 हो, तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है, ऊपर जो होता है ये वही आ जाता है। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? और अगर ऊपर भी वही हो, नीचे भी वही हो, उसका मान 1 होता है। ये आपको कैलकुलेशन के टाइम को बचाएगा। देखो यहाँ पर क्या, 5p1 तीनों में। अगर हम कॉपी में लिख के दिखाएं अगले पेज में, जैसे चूंकि करके लिख ले, चूंकि 5p1 निकालना है, हम जानते हैं NPR का सूत्र क्या होता है? फैक्टोरियल n बट्टे में फैक्टोरियल n माइनस r, यही सूत्र होता है। n की जगह 5 है और r की जगह पे क्या, 1 है। तो फैक्टोरियल 5 और 5 में से घटाएंगे फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 4 तक है, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल तक मैं लिख सकता हूँ इसको। ऐसे 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 पूरा भी खोल सकते हो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे भी खोल सकते हैं। लेकिन 4 जब दिख रहा है तो उसी तक ही खोलो, क्योंकि इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। 5 है, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 को लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। तो देखो ये ऐसे भी कट रहा है और ऐसे भी कट जा रहा है। आ कितना रहा है? 5। आ कितना रहा है? 5।
ठीक है, मैंने क्या बोला था, NP1 अगर होगा तो ऊपर जो होता है वही आता है, ऊपर 5 था वही आया ना 5। ठीक है, तो इकाई के अंक को भरने विधि 5P1, दहाई के अंक को भरने की विधि 5P1, सैकड़े के अंक को भरने की विधि भी कितनी है, 5P1 है। तो कुल विधि क्या होगी, ठीक है, कुल विधि क्या होगी, इतना पहले लिख लीजिए, मुझे मिटाना पड़ेगा ना, स्क्रीनशॉट ले लिया। तो यहाँ पे हम आ जाते, थोड़ा मिटाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे, अतः 3 अंकीय 3 अंकीय 3 अंकीय संख्या बनने की कुल विधि क्या हो जाएगी बच्चों, कौन सा नियम लगेगा यहाँ पर, गुणा का नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, गुणा। सब चीज अलग अलग हो रही है तो क्या लगेगा, गुणा, गुणन का नियम लगेगा। एक चीज है, ये इकाई का अंक, सैकड़े का अंक, दहाई का अंक है ना, तो तीनों की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। इकाई के अंकों को भरने की विधि 5P1, दहाई के अंकों को भरने की विधि 5P1, सैकड़े के अंकों को भरने की विधि 5P1। इसका मान 5, इसका मान 5 है, इसका मान 5 है, तो ये आ जाएगा 125। क्या आ जाएगा, 125। ठीक हो गया, आंसर आप NCERT से मिला के देख सकते हैं। अब इसके आ जाते हैं सेकंड वाले पार्ट में। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में जो जो चीज़ चाहिए होगी वो मैं रहने देता हूँ यहाँ पर। देखिए, सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। देखो, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है सेकंड वाले पार्ट में, ये आपको लिखना है दोबारा से, इसलिए अब मैंने आपका टाइम बचाने के लिए ये पूरा रखने दे रहा हूँ, मुझे दोबारा से लिखना पड़ेगा। सेकंड वाले पार्ट में आ जाएंगे, दी गई संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। अब क्या बोल रहे हैं, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। अगर आपने कोई अंक यहाँ पर के ऊपर डाल दिया उसको आप दोबारा नहीं ले सकते। जैसे अगर यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया तो 5 मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोबारा नहीं लिख सकता। ठीक है, समझ में आई बात। तो इकाई के अंक को लिखने की विधि क्या हो जाएगी, चुनने की विधि क्या हो जाएगी, इकाई के अंक को चुनने की विधि, ऐसे लिखना, चुन रहे हैं हम। ठीक है, इकाई के अंक को चुनने की विधि क्या हो जाएगी, हमारे पास पहले 5 है, 5 में से मुझे एक ही अंक लिखना है ना यहाँ पर इकाई में, तो पहली कंडीशन में मेरे पास कितना है, 5P1 है। ठीक हो गया। अब जो अंक मैंने यहाँ लिख दिया है अब वो मेरे पास दोबारा मैं नहीं लिख सकता। जैसे मेरे पास 5 अंक थे, 5 में से मैंने एक अंक यहाँ डाल दिया है, दूसरी बार मेरे पास कितने अंक बचे हैं, 4, 4 में से मुझे कितना अंक लिखना है यहाँ पर, 1। तो दूसरी अंक को चुनने की विधि क्या होगी, मेरे पास 4 अंक बचे और मुझे उसमें से एक अंक चुनना है, 4P1। ठीक है, जैसे ये वाला चुन लिया, ये वाला चुन लिया, सैकड़े का अंक मुझे भरना है, तो उसके लिए मेरे पास चॉइस कितनी है, 3 है, 3 में से मुझे एक चुनना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3P1। ठीक हो गया, 3P1 हो गया। तो 3 अंकीय संख्या बनाने की कुल विधि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 5P1, इकाई के अंक को भरने की विधि, गुणन सिद्धांत लगा देंगे, ये हो जाएगा 4P1 और ये हो जाएगा 3P1। अभी मैंने आपको बताया था जब भी 1 1 आता है ऊपर जो होता है वही आ जाता है, 5 4 3। और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। कई बच्चे बोलेंगे सर आपको ये सूत्र लगा के खोल के दिखाना है, अगर नहीं दिखाएंगे तो नंबर कटेंगे, कोई माइकल लाल आपका नंबर नहीं काट सकता। ठीक है, ट्रिक आपको मैंने बता दी, हो सके तो वो ट्रिक दिखा देना कि कौन सूत्र आप लगा रहे हो, ट्रिक भी नहीं वो भी एक सूत्र ही है। तो 5 4 गुणा 3, इससे आपका समय बचेगा एग्जाम में, बच्चों को 20 20 3 60 आ जाएगा आंसर, 20 3 60। ठीक है, अब इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सेकेंड वाला पार्ट दूसरे तरीके से भी हो सकता है। अब मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, इसी का सेकेंड मेथड इसी क्वेश्चन को। और ये मेथड तभी लगता है जब पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो, अनुमति नहीं होगी तब जाके ही ये मेथड लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक, हमारे पास कुल n बराबर कितनी है, 5 है और हमें कितने अंक की संख्या बनानी है, 3।
तो सेकंड वाला मेथड क्या है, n बराबर हमारे पास 5 था और r बराबर हमारे पास 3 था। 5 अंकों में से 3 अंक को लेकर बनने वाली संख्या सीधा लिख दोगे। तो यहाँ लिखोगे अतः 5 अंकों में से 3 अंकीय संख्या बनाने की विधि जब पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, जब पुनरावृत्ति ना हो तभी, इसके आगे लिखते हैं तभी क्या हो जाएगा, तब ये सूत्र लगेगा NPR। n हमारे पास 5 है, PR हमारे पास 3 है, तभी ये सूत्र लगेगा, अन्यथा नहीं। ध्यान रखिएगा। तो हम जानते हैं NPR का सूत्र क्या होता है, फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस आर का फैक्टोरियल। लगाओ भाई ये सूत्र। तो यहाँ लग जाएगा फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। खोलो, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल। 5 में से 3 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल आ जाते हैं। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कटा, 5 चौको 20 3 60 आ गया 60। ठीक, तो आपको जो विधि लगानी है आप लगा सकते हैं। पहला वाला पार्ट, सेकंड वाला पार्ट मैंने समझाया कि भाई 4-5p1 4p1 3p1 कैसे आया। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा तरीका और भी है, वो भी मैंने लगे हाथ बता दिया। और वो कब लगेगा, जब दोबारा पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी, तब जाके ये लगेगा। अगर पुनरावृत्ति की अनुमति है तो ये सूत्र नहीं लगेगा। ध्यान रखिएगा। आई बात समझ में, दिमाग में रखिएगा इन चीज़ों को। तो ये पहला वाला क्वेश्चन अपना आराम से बन गया जैसे क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं हमारे सेकंड वाले पार्ट में। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, अंक 1 2 3 4 5 से 5,6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो पुनरावृत्ति की जा सकती है तो वो जो हम नियम लगाते हैं NPR, वो सूत्र यहाँ नहीं लगेगा। जो शॉर्टकट मेथड है वो नहीं लगेगा, छोटा मेथड वो नहीं लगेगा। हमें कितनी अंक की संख्या बनानी है, 3 अंक की है। ठीक है, हमें 3 अंक की संख्या बनानी है, 1 2 3, 3 अंक की संख्या में बनानी है। तो बाबू ये हो गया इकाई अंक, ये हो गया दहाई अंक और ये हो गया सैकड़े अंक। ठीक है, ऐसे ही लिखने, ऐसा डब्बा बना देना एग्जाम में, इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा टीचर पर। हल पे आ जाओ, कैसे लिखना है एग्जाम में। हमें दी गई अंक क्या है वो लिख लेते हैं। दी गई संख्याएं, संख्या में दे रखी 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या में दे रखी गई है। 3 अंक की सम संख्या बनानी है। कैसे बनानी है, सम संख्या होनी चाहिए वो, तो 3 अंक की संख्या बनाओगे वो सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है, यहाँ पर 2 आ जाए, 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। ठीक है, तब जाके अगर इकाई के स्थान पर 2 4 6 होगा तभी जाके वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये तो फिक्स हो गया कि अगर इस 3 अंक की संख्या को मुझे सम संख्या बनानी है तो मुझे इकाई के स्थान पर या तो 2 लिखना पड़ेगा या 4 लिखना पड़ेगा या 6 लिखना पड़ेगा। इन 3 में से तो मुझे एक लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। इन पूरे 6 से मुझे मतलब नहीं है, इन तीनों में से मुझे एक लेना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखेंगे इकाई के अंक को चुनने की विधि। तीन अंक है टोटल मेरे पास, 2 4 6 सम संख्या बनाने के लिए मुझे उनमें से क्या लेना पड़ेगा, एक अंक तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा लिख सकते हो कि सम संख्या बनाने के लिए इकाई के स्थान पर 2 4 6 में से एक अंक तो लेना ही पड़ेगा, तभी जाके वो सम संख्या बनेगी। ये लिख भी दोगे तो और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास जगह कम है उसी वजह से मैं करा रहा हूँ।
आप लिख देना कि सम संख्या तभी बनेगी जब इकाई के स्थान में 2 4 6 आएगा। अतः इकाई के अंक को चुनने की विधि 3p1। 3 में से मुझे यहाँ से इन 3 संख्या में से मुझे एक संख्या लेनी ही लेनी है। 3p1 बोले तो 3। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इकाई हो गया दहाई पे आ जाओ। दहाई के अंक को चुनने की विधि। क्योंकि अब यहाँ तुम कुछ भी लिखो सैकड़े और दहाई में फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता ना। अब हमारे पास चॉइस कितनी है, 1 2 3 4 5 6 चॉइस है। कितने चॉइस है, 6 चॉइस है, 6 संख्या है ना। तो 6 में से मुझे यहाँ कितने अंक लेनी है, 1 अंक लेनी है, क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति है। तो चॉइस मेरे पास 6 के 6 हैं, तो 6 में से मुझे 1 अंक चुनना है। तो ये हो जाएगा 6p1 यानी कि 6। ठीक है, पुनरावृत्ति है। अब आ जाओ ये दहाई हो गया, सैकड़े पे आ जाओ। सैकड़े के अंक को चुनने की विधि। तो वही चीज पुनरावृत्ति है, मेरे पास फिर से 6 के 6 संख्या है, उनमें से मुझे एक ही चुनना है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, पुनरावृत्ति अलाउड है। तो 6 में से मुझे एक ही अंक यहाँ लिखना है, तो 6p1, 6 में से एक चुनना है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 6। अब लिखोगे लास्ट पे क्या लिखोगे, अतः अतः 3 अंकीय सम संख्या बनाने की कुल विधि। कुल विधि क्या होगी, तीनों की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। ये आ जाएगा 3 गुणा 6 गुणा 6, 6 छंग 36 गुणा 3, 3 छंग 18, हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 108 आ जाएगा। 108 सेकंड वाले का उत्तर 108 है, चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले का उत्तर 108। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। किसी को भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तीसरे पे आ जाओ। सारे प्रश्न ही अच्छे हैं। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से 4 अक्षर के कोड बनाए जाते हैं। यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है तो ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। तो पुनरावृत्ति की अनुमति जब ना हो तो आपको पता है नियम कौन सा लगता है, सिंपल वाला विधि। तो पहले सिंपल विधि से करते हैं और उसको फिर डिटेल में समझने वाले विधि से भी आ जाते हैं। सॉल्यूशन पे आ जाओ। तो आप क्या लिखोगे, दिया गया है, दिया है, क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षर। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने लेने, स्टार्टिंग के 10 लेने, यानी कि n बराबर है 10। ठीक है, 4 अक्षर के कोड बनाने, 4 अक्षर के कोड बनाने हैं, यानी कि r बराबर 4 है, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तब जगह। अतः अतः 10 अक्षरों में से 4 अक्षर को लेकर, 4 अक्षर को लेकर बनने वाला कोड क्या होगा, बनने वाला कोड
क्या हो जाएगा सूत्र NPR, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तभी जाके ये सूत्र लग रहा है। ठीक, तो सूत्र लगा दो, n की जगह पे 10, r की जगह पे क्या है 4। तो आप जानते ही हैं NPR वाला सूत्र लगेगा। इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। सूत्र लगा दो, n की जगह पे क्या है बाबू 10 फैक्टोरियल बट्टे में 10 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ऊपर है 10, नीचे आ जाएगा 6। 10 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणा 6 फैक्टोरियल तक लिखो, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल है आपका, यहाँ पर है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कटा, अब आपको गुणा कर देना है। 8 नम 72, ये हमारा हो गया 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, असर लगा 1, 7 सत्ते 49 और 1 50, ये आ जाएगा 5040 आंसर। ये तो हो गई एकदम सिंपल विधि, जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो तो ये सिंपल विधि हो गई। अब इसको डिटेल में करेंगे, डीप कॉन्सेप्ट के साथ। इसे लिख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एग्जाम में कोई सी विधि भी लगाओ, नंबर पूरे मिलेंगे, कोई एक नंबर नहीं काट सकता आपका। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं कि टोटल हमें 10 अक्षर दे रखे हैं, 4 अक्षर का कोड बनाना है। 4 अक्षर का कोड बनाना है तो देखो कैसे लिखोगे एग्जाम में। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो डिटेल वाला करो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन ज़्यादा है। दिया है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कितने दे रखे हैं, स्टार्टिंग के 10 दे रखे हैं। ठीक, 4 अंकीय संख्या बनानी है जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक, पहली दूसरी तीसरी 4 अंक की है। देखो पुनरावृत्ति नहीं है हमारे पास, तो पहले अंक को भरने की विधि क्या हो जाएगी, मेरे पास अभी चॉइस है पूरे 10 के 10, 10 में से मुझे एक अक्षर लेना है। एक अंक मैंने यहाँ डाल दिया अब जो डाल दिया उसका जो डाल दिया उसका यूज़ मैं दोबारा नहीं कर सकता। ठीक, पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है। कोई भी एक अंक अगर आपने यहाँ लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, तो उसका प्रयोग आप दोबारा नहीं कर सकते। तो 10 स्टार्टिंग में मेरे पास 10 चॉइस थी, तो 10 में से एक अंक मुझे चुनना था, 10 में से एक अंक मैंने चुन लिया प्रथम अंक को भरने के लिए। अब मेरे पास बचे हुए कितने अंक हैं, 9, तो 9 में से मुझे एक अंक भरना है दूसरे वाले लिए। अब मेरे पास बचे हैं 8, 8 में से मुझे एक अंक चुनना है तीसरे को भरने के लिए। अब मेरे पास बचे हैं 7, 7 में से मुझे एक अंक चुनना है चौथे वाले को भरने के लिए। कुल विधि क्या होगी, चारों के गुणा कर देंगे। लिखने का तरीका क्या होगा, प्रथम कोड को चुनने की विधि क्या हो जाएगी, 10P1, फिर लिखोगे द्वितीय कोड को चुनने की विधि, ये हो जाएगी 10P लिख रहा हूँ 9P1। फिर आ जाओगे तृतीय कोड को चुनने की विधि 8P1 और चतुर्थ कोड को चुनने की विधि 7P1। अतः कुल विधि क्या हो जाएगी, चारों की क्या कर दी, गुणा कर दी है। 10P1 गुणा 9P1 गुणा 8P1 गुणा 7P1, तो यहाँ से आ जाएगा 10, यहाँ से आ जाएगा 9,
यहाँ से आ जाएगा 8, यहाँ से आ जाएगा 7। जब भी 1 ऊपर जो होता है वही आ जाता है। इन तीनों को, इन चारों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5040। विधि आप कोई सी भी लगाओ उत्तर वही रहता है। तो ये डिटेल वाला मेथड है। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये भी आराम से बन गया। अब आते हैं अगली प्रश्न में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे 0 से लेकर 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक अंक 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए हल में आ जाएंगे, दिया है कितना दे रखा है अंक 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल अंक कितने हैं यहाँ पर 10 है। n बराबर 10 है। ठीक, 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाने हैं। 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाने हैं जो 67 से प्रारंभ होता हो तथा कोई अंक एक से ज्यादा बार ना हो तथा पुनरावृत्ति ना हो। ये बोला है प्रश्न ने। कितने अंक बनाने? 5 अंकी बनानी है। 1 2 3 4 5 अंकी बनाने जो 67 से प्रारंभ होता हो। 5 अंक में से 67 फिक्स हो गया, इसके 2 अंक फिक्स हो गए, तो 2 अंक यहाँ से फिक्स हो गए। 67 आपका आना ही आना है। 6 और 7 का यूज हो चुका, 6 और 7 का यूज हो चुका। 67 से जब होना है तो हमारे पास बचे अब चॉइस कितने नंबर के हैं? 8 नंबर चॉइस बची हुई है। 8 में से मुझे यहाँ एक नंबर डालना है, 7 में से मुझे यहाँ एक नंबर डालना है और 6 में से मुझे यहाँ एक नंबर डालना है। ठीक है, तो यह कैसे लिखोगे? चूंकि 67 से अंक प्रारंभ होते हैं इसलिए 5 - 2 बराबर 3 अंक चुनने हैं शेष 10 - 2 बराबर 8 में से। ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा आपको कि देखो 5 अंक चुननी थी, 67 से फिक्स हो गया, तो 5 में से 2 तो ऑलरेडी चुन चुके हैं, हम भर चुका है, ऑलरेडी फिक्स है। तो अब हमें कितने अंक चुनने हैं? 3। तो 5 - 2 3 अंक चुनने हैं। अब कितने में से? इसमें से भी तो 2 अंक मैंने ले लिए ना, 67 डाल दिए, तो अब मेरे पास चॉइस बची है 10 - 2 8। ठीक है, अब भरेंगे। ये अपना पहला स्थान है, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ठीक, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रथम स्थान चुनने की विधि। क्या हो जाएगा? 8p1। 8 में से मुझे एक लेना है। इसी प्रकार आ जाओ द्वितीय स्थान चुनने की विधि। सेवन P1 पुनरावृत्ति नहीं है ना, एक चुन लिया तो एक कम हो गया। 8 में से यहाँ एक डाल दिया, बचे कितने? 7। अब आ जाओ
तृतीय स्थान चुनने की विधि। एक ले लिया तो यहाँ बचेगा 6p1। अतः कुल विधि क्या कर देनी है, तीनों के गुणा कर देनी है। 8p1, 7p1 और 6p1। 8 गुणा 7 गुणा 6, ठीक है। 8 छंग 42 गुणा 7, 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 चौको 28 और 1 29, 294। सही किया ना हमने, ये गड़बड़ कर दिया। 8p1, 7p1 और 6p1। 8 छंग, अरे यार गड़बड़ कर दिया कैलकुलेशन में। 8 छंग 48 होता है यार, गुणा 7, 7 अटे 56, हासिल लगा 5, 7 चौको 28 और 5 33, 336 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये ऐसे भी हो सकता है। और एक तरीका क्या था, देखो ये तरीका तो था ही था, दूसरा तरीका भी है, इसे स्क्रीनशॉट लेना। दूसरा तरीका क्या, क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, हमारे पास 8 है और इनमें से 3 अंकों को भरना है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो कौन सा नियम लग जाता है, दूसरा वाला। शेष 8 अंकों में से, ये भी लिख सकते हैं, 3 अंकों को लेकर बनने वाली संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पर NPR वाला सूत्र लग जाएगा। N की जगह पे 8 है, R की जगह पे 3 है, सूत्र लगाओ, फैक्टोरियल 8, 8 माइनस 3, N अपॉन N माइनस R होता है। 8 को लिख सकता हूँ 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, फैक्टोरियल तक ले लो। 8 में से 3 घटाएंगे, 5 फैक्टोरियल कटा, सबका गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 336 आंसर। ये विधि भी लगा सकते हो, जो अच्छी लगे उसका प्रयोग कीजिए, आंसर दोनों विधियों में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन बहुत आसान है, हमसे क्या बोल रहे हैं, एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। ये तो क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, हल पे आ जाओ। ठीक, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ये सिक्का है, सिक्के को जब उछालते हैं या तो हमें हेड मिलता है या फिर आपको टेल मिलता है, तो संभव परिणाम कितने होते हैं, संभव परिणाम हमारे पास 2 है, ठीक है। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है, परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं, परिणामों की संभव संख्या क्या है। जब कोई संख्या एक साथ घटित होती है तो वहाँ गुणन नियम लगता है, कक्षा 10 में भी सीखा था, यहाँ पे घटित हो रहे, तो ऐसे 3 बार उछाले जाते हैं, साथ साथ, ठीक है, 3 बार, तो क्या लगेगा, गुणन नियम लगेगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, सिक्का 3 बार उछालने पर परिणाम, 3 बार उछालने पर परिणाम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। पहली बार में 2 है, गुणा, दूसरी बार में 2 है, तीसरी बार में भी 2 है, 2 3 4 दूनी 8 होगा, 8 परिणाम होंगे। तो ये परिणाम कौन कौन से होते हैं, ये जानने के लिए आप क्लास 10th की प्रायिकता वाला चैप्टर देख लीजिए, वहाँ पे मैंने ये भी बता रखा है, ठीक है। और आपको आशा करता हूँ पता होगा पहले से, अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो पता ही होगा, नहीं पता तो जाके वहाँ से देख लीजिए एक बार। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, 1 नंबर पे इस प्रश्न को पूछा जाता है। कह रहे भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक
के नीचे दूसरे रंग के प्रयोग की आवश्यकता है। ठीक है, देखो जब झंडे बनाना है तो उस पर हमें 2 कलर के लेने हैं, 2 ही कलर लेने हैं, भिन्न भिन्न रंग के। हमारे पास टोटल रंग है कितने, 5 है, 5 कलर है हमारे पास। 5 रंग हैं, ठीक है। इनमें से 2 रंग के आपको बनाना है और भिन्न भिन्न रंग के होने चाहिए, यानी कि कलर कॉम्बिनेशन जो लोगे वो भिन्न भिन्न होना चाहिए। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं। इनमें से कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता है। जैसे यहाँ से सपोज करो लाल ले लिया, यहाँ से नीला ले लिया, ठीक है, यहाँ सफ़ेद है, कुछ भी लिख लो 5 कलर। यहाँ काला है, ठीक है, यहाँ पीला है। जैसे आप 2 कोई ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर कोई लाल ले लिया, यहाँ लाल भर दिया और यहाँ नीला भर दिया, तो ऐसे कितने झंडे तुम ले लेके बना सकते हो। ठीक, तो हल में आ जाओगे, दिए गए रंग कितने हैं, 5 है, यानी कि n बराबर 5 है। ठीक, 2 झंडों 2 झंडों को लेकर, 2 झंडों नहीं, 2 रंगों को लेकर, 2 रंगों को लेकर झंडे बनाने हैं। झंडे बनाने हैं, यानी कि आर हमारे पास क्या है मेरे भाई, 2 है। ठीक, अतः 5 रंगों में से 2 रंग लेकर झंडे बनाने की कुल विधि क्या होगी। ठीक है, सूत्र लग जाएगा आपका 5p8 5p2 फैक्टोरियल 5 बट्टे में फैक्टोरियल NPR का सूत्र क्या होता है, NPR का सूत्र होता है फैक्टोरियल n बट्टे में n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है। तो 5 - 2, तो 5 में 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 3 तक खोल दो इसको, 5 गुणा 4 गुणा 3, 3 से 3 कटा, 5 चौक को 20 आ जाएगा। 20 ऐसे झंडे बना सकते हैं अलग अलग रंग को लेकर। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर ये नियम क्यों लगा, क्योंकि जब हम लेंगे कलर तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, यानी कि ऊपर भी लाल लिया नीचे भी लाल लिया, ऐसा नहीं, अलग अलग। जैसे यहाँ से एक बार लाल ले लिया तो यहाँ से नीला ले लिया, दोनों कलर अलग अलग होने चाहिए, ये इन्होंने बोला। तो ऐसे कलर ले लेके तुम कितने झंडे बना सकते हो, जैसे हम 20 झंडे बना सकते हैं 5 रंगों में से 2 रंग लेकर अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग पुनरावृत्ति नहीं है, इसीलिए ये वाला सूत्र लगा है। बाकी आपकी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सारे प्रश्नावली, सारा गणित मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।